प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे और समझेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है दहेज आदि की कुप्रथाओं के कारण समाज में लड़कियों का विवाह एक समस्या बनी हुई है। लड़कियों के माता पिता लड़कियों को भार समझते हैं। लड़के वालों का दिमाग ढूंढे नहीं मिलता। लड़का चाहे कितने ही दुर्गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु लड़की उसे सद्गुण अलंकृत ही चाहिए। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने इसी समस्या को पुष्पित और कल्पित किया है। लड़की देखने वालों की तैयारी। उमा साधारण स्थिति के गृहस्थ बाबू राम स्वरूप की लड़की है। पिता ने उसे उच्च शिक्षा दी। अब वह विवाह योग्य हो गई है। बाबू राम स्वरूप उसके विवाह के लिए चिंतित हैं। लड़की को देखने के लिए लड़के के पिता लड़के के साथ आने वाले हैं। वे कमरे को सजाकर तैयार कर देते हैं और लड़के और उसके पिता के स्वागत की यथाशक्ति सभी तैयारियां कर लेते हैं। दावत में केवल मक्खन की ही कमी है, जिसे लेने के लिए वे अपने नौकर रतन को बाजार भेज देते हैं। बाबू राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से उमा को तैयार करने के लिए कहते हैं, जिससे वह उनके सामने सलीके में आए। समस्त तैयारियां संपन्न कर ली जाती हैं। शंकर के पिता का उमा को देखने आना। शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने आते हैं। बाबू राम स्वरूप आवश्यक शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत करते हैं। बातचीत के बीच में बाबू राम स्वरूप शंकर से उसकी शिक्षा के संबंध में पूछते हैं। शंकर कहता है कि उसे पढ़ाई समाप्त करने में वैसे तो 2 साल बाकी हैं, परंतु कम से कम 2 साल का मार्जिन भी चाहिए, क्योंकि वह फेल भी तो हो सकता है। नाश्ता समाप्त करने के पश्चात बाबू गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि हमें अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। नाश्ता समाप्त होने पर बाबू राम स्वरूप पान लाने को आवाज देते हैं। उमा द्वारा स्वागत। उमा सादे वस्त्र पहने हुए है। वह पान लेकर आती है। पिता और पुत्र दोनों उसे देखते हैं। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। बाबू राम स्वरूप स्पष्ट कहते हैं कि पिछले माह में आंखें दुखने के कारण कुछ समय के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद के कहने से उमा तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं। उमा मीरा का एक गीत गाती है। उसके पश्चात गोपाल प्रसाद उससे सिलाई कढ़ाई आदि के संबंध में भी पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह कोई उत्तर नहीं देती। उमा शंकर की पोल खोलते हुए विवाह से इनकार कर देती है। उमा के पिता जबान देने का आग्रह करते हैं। इस पर उमा दृढ़ता के साथ कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और पसंद आएगी तो अच्छा, वरना फिर वह चुप हो जाती है। पिता से इतने कहने के पश्चात उमा गोपाल प्रसाद और शंकर को सुनाती हुई कहती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महर्षि मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ और बकरियां हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर खरीदता है? बाबू गोपाल प्रसाद उमा की खरी बातों से तिलमिला उठते हैं। वे उमा के पिता से कहते हैं कि क्या मुझे अपमानित करने के लिए ही बुलाया गया है? इस पर उमा और भी दृढ़ता से कहती है, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में वे लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से वे कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद को यह भी पता लग जाता है कि उमा बीए पास है। वे गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं और उमा के पिता से कहते हैं कि उन्हें लड़की को मैट्रिक पास बतलाकर धोखा दिया गया है। इतना कहकर वे शंकर से चलने को कहते हैं। उमा उन पर व्यंग करते हुए कहती है, जी हाँ, जाइए, लेकिन अब जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद बेबसी का क्रोध लेकर चले जाते हैं। उमा की खरी खरी बातों के प्रहार से शंकर भी रुआंसा सा चेहरा लेकर चल देते हैं। उमा शांत हो जाती है और उसके पिता धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा की हंसी चली जाती है।
उसकी सिसकियां बंध जाती है। इसी समय नौकर रतन मक्खन लेकर आता है, जैसे वह अंत में मक्खन लगाने आया हो। यहीं कथानक समाप्त हो जाता है।